सतीश नगर एक छोटा सा गांव था। वर्षों से वहाँ के लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। उस गांव का एक निवासी था प्रणव। प्रणव के पूर्वज भी सतीश नगर के ही थे। वो बचपन से ही बहुत ही उदार स्वभाव का था। वो सबके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करता था। उसका किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। वो अपनी पत्नी और 9 साल की बेटी बिंदु के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में सुख शांति से जीवन व्यतीत कर रहा था। गरीब होते हुए भी उनके बीच प्यार और खुशी की कोई कमी नहीं थी। हाँ, ये आस्था, आज कितना अच्छा मौसम है ना। मन तो ऐसा कर रहा है कि घर पर ही रहूं, बढ़िया खाना खाऊं, तुमसे बातें करूं, बिटिया के साथ रहूं और फिर आराम से सो जाऊं। एक दिन की छुट्टी ले लो, मैं कुछ अच्छा बनाऊंगी। सब मिलकर साथ में खाना खाएंगे। अरे मन तो मुझे भी है, लेकिन काम पर गए बिना कोई उपाय ही नहीं है। अभी अभी बिटिया का स्कूल में दाखिला करवाया है। अब काम मन लगाकर करना होगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। जब तुम कह रहे हो तो मैं नहीं रोकूंगी, लेकिन कोशिश करना कि आज रात जल्दी घर लौट आओ। हर दिन देर से लौटते हो, साथ में खाना हो ही नहीं पाता। चलो ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि रात में जल्दी आ जाऊं। चलो आस्था, अब मैं चलता हूँ। और हाँ, शायद दोपहर में मुझे समय ना मिले, तुम जाकर बिंदु को स्कूल से ले आना, ठीक है ना? ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं समय पर जाकर उसे ले आऊंगी। ये तुम रखो और सुनो। पैसे क्यों दे रहे हो? कुछ लाना है क्या? बिंदु स्कूल से निकलकर कुछ खाने पीने की जिद करेगी तो उसे जो चाहिए इन पैसों से ले देना, है ना? तुम उसकी हर जिद पूरी कर करके उसे सिर चढ़ा रहे हो। उसकी वजह से वो बहुत जिद्दी होती जा रही है। अरे आस्था, एक ही तो हमारी बिटिया है। अगर उसकी चाह पूरी नहीं करूंगा तो किसकी करूंगा? चलो, अब देर हो रही है, मैं निकलता हूँ, है ना? प्रणव पत्नी को विदा कहकर अपने काम के लिए निकल पड़ा। गांव में एक ही किराने की दुकान थी। वो दुकान मुरली नाम का दुकानदार चलाता था। मुरली एक लालची किस्म का इंसान था। जिसके पास पैसे होते उससे वो बहुत सम्मान से बात करता, और जो गरीब होता उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करता। गांव का एक गरीब किसान था आनंद। मुरली हमेशा आनंद से खराब तरीके से ही पेश आता था। हाँ, कैसे हो मुरली? राम राम। सब ठीक ठाक चल रहा है ना? सब मजे में? अरे इतनी बातों की कोई जरूरत नहीं है। मैं कैसा हूँ, क्या हूँ, इससे तुम्हारा क्या लेना देना? क्या लेने आए हो वो बताओ, मुद्दे की बात करो। अरे भाई, ऐसे क्यों बात करते हो? मैंने तो बस एक सामान्य रूप से पूछा, हाल चाल के लिए। अरे हाल चाल क्या? हम दोस्त हैं जो तुमको मैं अपना हाल और चाल बताऊं? हैं? क्यों बताऊं मैं तुमको, बताओ। ठीक है भाई, ठीक है, मेरी गलती। अच्छा, 1 किलो दाल और 2 दर्जन अंडे दे दो। तेरे पास तो पहले से ही पुराने 15 रुपए बाकी हैं। आज वो पैसे दोगे क्या? हैं? हाँ 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 हाँ, मैंने कहा था ना कि पैसे देकर अपनी घड़ी ले जाऊंगा। आज मैं सब चुका दूंगा, चिंता ना करो। मुरली आनंद को सामान देता है, लेकिन जब पैसे गिनता है तो पाता है कि आनंद के पास 8 रुपए कम हैं। अरे पिछली बार भी 15 रुपए कम दिए थे और घड़ी ले गए थे। अब इस बार भी 8 रुपए कम हैं। अरे मुरली भाई, मुझे सच में पता नहीं चला कि पैसे कैसे कम हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अगली बार आऊंगा तो 8 रुपए और ऊपर के दे दूंगा। चिंता मत करो, मैं चुका दूंगा, कहीं भाग नहीं जाऊंगा। अरे भाग नहीं जाओगे, लेकिन दे भी तो नहीं रहे। सीधी बात है भैया, अब बहाने नहीं चलने वाले। अभी के अभी पूरे पैसे दो, वरना एक भी सामान नहीं मिलेगा। हाँ। अरे इतनी सी बात पर क्यों गुस्सा करते हो मुरली भाई? 200 रुपए का सामान लिया है, बस 8 रुपए ही तो कम है। हाँ, मुझे कुछ नहीं सुनना। जब तक पूरे पैसे नहीं दोगे कोई सामान नहीं मिलेगा, सीधी बात है। आनंद ने बहुत विनती की, लेकिन मुरली ने उसे कुछ नहीं दिया। दुखी होकर आनंद बिना सामान लिए लौट गया। गांव में एक बड़ा कपड़ा कारखाना था, जिसके मालिक थे किशनलाल। किशनलाल एक बुजुर्ग व्यक्ति थे। जीवन भर की मेहनत के बाद उन्होंने ये कारखाना खड़ा किया था।
लेकिन उम्र की वजह से अब वो खुद सब कुछ नहीं संभाल पाते थे। इसलिए उन्होंने प्रणव को अपने कारखाने की देखरेख और हिसाब किताब की जिम्मेदारी दे दी थी, क्योंकि उन्हें प्रणव पर अंधा विश्वास था। मालिक, शहर से काफी दबाव आ रहा है। सुनने में आया है कि जो आदेश दिए जा रहे हैं उनके मुताबिक कपड़े बनाए नहीं जा रहे हैं। हमारे मजदूरों की तरफ से बहुत सारी गलतियां हो रही हैं। अरे ये तो चिंता की बात है। अगर हमारे मजदूर ठीक से काम नहीं करेंगे तो शहर में हमारी बदनामी होगी। वहाँ के व्यापारी हमारे साथ काम करना बंद कर देंगे। नहीं 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 नहीं, ये ठीक नहीं है। हाँ, मुझे पता है ये ठीक नहीं है। इसीलिए मैंने पूरी समझदारी से आपसे उनके वेतन बढ़ाने की बात की थी, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे वो लापरवाही करते ही जा रहे हैं। मुझे अभी तक इसका कारण समझ नहीं आ रहा है। तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मैं तो तुम्हें रोकता नहीं हूँ। जिन मजदूरों से काम नहीं हो रहा उन्हें निकाल दो और नए मजदूर ढूंढ लो, और क्या। सोच तो मैं भी यही रहा था कि आपसे इस बारे में बात करूं। हाँ, कुछ ऐसे मजदूर हैं जिनका काम मुझे वाकई में बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। ठीक है, अब आपने कह दिया है तो मैं जल्द ही उन्हें हटाकर नए लोगों को लगाऊंगा। सुना है कि तुमने अपनी बेटी को स्कूल में दाखिला दिलाया है। बताओ, पढ़ाई कैसी चल रही है उसकी? बस आपका आशीर्वाद चाहिए। पढ़ाई तो अच्छी चल रही है। अब एक ही बेटी है, उसी के लिए सारे सपने हैं, उसी के लिए सारी जिंदगी है अब। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। अच्छा, कल का पूरा हिसाब मैंने मिला लिया है, लेकिन आप एक बार देख लीजिए। ये रहा। तुमने देख लिया तो मेरे देखने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। हाँ। किशन लाल ने कभी प्रणव को सिर्फ एक कर्मचारी नहीं माना। वो उसे हमेशा अपने बेटे की तरह स्नेह और विश्वास देते थे। मुरली के घर में बस वही और उसकी पत्नी शारदा रहते थे। शादी के कई साल बीत जाने के बाद भी उनके कोई संतान नहीं हुई। इसी वजह से मुरली हमेशा शारदा से कठोरता से पेश आता था। वो शारदा को बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाता था। क्या तुम सो गए हो? अरे अभी तो आंखें मूंदी थी, नींद आना शुरू ही हुई थी कि तुमने फटाक से सवाल पूछ लिया। सो गए क्या? खराब कर दी मेरी नींद। क्या कहूँ अब मैं। दरअसल तुम तो सुबह सुबह ही निकल जाते हो, तो बात करने का मौका ही नहीं मिलता। आज बहुत दिन बाद माँ बाबा की बहुत याद आ रही है। अगर तुम इजाजत दो तो मैं कुछ दिन के लिए उनके पास चली जाऊं। अरे ये नखरे क्यों कर रही हो? अगर तुम अपने माँ बाप के पास जाकर बैठ जाओगी तो भाई खाना कौन बनाएगा? क्या चाहती हो कि मैं दिन भर दुकान पे काम करके रात को खुद खाना बनाऊं और घर के काम भी करूं? यही चाहती हो तुम? मैंने ऐसा नहीं कहा, बस 2-4 दिन की बात है। अगर कहो तो मैं पास के घर की शकुंतला काकी से बात कर लूंगी। वो रोज आकर तुम्हारे लिए खाना बना देंगी। क्या मैंने कुछ गलत कहा? तुमने मुझे इतनी जोर से क्यों मारा? अगर शकुंतला काकी यहाँ आकर खाना बनाएंगी तो जो पैसे उस काकी को देना होगा वो क्या तेरा बाप आकर देगा मुझे? हैं? मैं तो बस माँ बाप से मिलने जाना चाहती थी। क्या इसलिए मुझ पर हाथ उठाओगे? 100 बार उठाऊंगा। अरे तुम्हारे माँ बाप के पास जाना तो दूर, तुम इस घर की दहलीज भी पार नहीं कर पाओगी। और अगर दोबारा इस बारे में बात करने आई तो सिर्फ मारूंगा नहीं, टांगे तोड़ दूंगा। बात करती है। बेचारी शारदा रोते हुए दूसरे कमरे में चली जाती है। मुरली फिर से जाकर सो जाता है। इस तरह मुरली के अत्याचार और अन्याय सहते हुए शारदा के दिन कटते रहते हैं। आनंद के पिता का नाम था पीतांबर। कई साल पहले एक सड़क दुर्घटना में उन्होंने एक पैर खो दिया था। तब से उनका समय 4 दीवारी के भीतर ही कटता था। जब तक आनंद घर पर होता तब तक पीतांबर का समय आनंद से बातें करके कटता। बाकी समय वो अकेले ही बैठे रहते। भाग्य कितना क्रूर है बेटा। अगर तेरी माँ आज जिंदा होती
तो शायद हमारी जिंदगी ऐसी ना होती। दिन के अंत में तुझे मेरी देखभाल नहीं करनी पड़ती। बाबा, पता है जब मैं छोटा था तब तुमने मुझे गोद में लेकर पूरा गांव घुमाया था। तुमने तो मुझे बोझ नहीं समझा, तो मैं भला तुम्हें क्यों समझूं? गजब बातें करते हो बाबा आप भी। अब तू चाहे जितना भी कह ले, पर मैं तेरी तकलीफ समझता हूँ। तेरे सारे दोस्त शादी करके घर बसा चुके हैं और तू मेरी सेवा करते करते अपनी आधी जिंदगी गुजार चुका है। बाबा, ऐसी बातें दोबारा मत सोचना। मैंने तुम्हें कभी भी बोझ नहीं समझा, बल्कि तुम हो इसीलिए दुनिया इतनी खूबसूरत लगती है। तुम्हारी सेवा में ही मुझे अपनी खुशी मिलती है। लो लो बाबा, मैं खाना खिलाता हूँ। लो खाओ खाओ खाओ, मुंह खोलो। इसके बाद आनंद अपने हाथों से पीताम्बर को खाना खिलाता है। वो अपने पिता को बहुत प्यार करता था और उनकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ता था। प्रणव और मुरली के बीच अच्छी दोस्ती थी। प्रणव सबके साथ अच्छा व्यवहार करता था, लेकिन मुरली केवल इसलिए उसके साथ अच्छे से रहता था क्योंकि प्रणव गांव के अमीर आदमी किशन लाल के कारखाने में काम करता था। हा, तू तो मुझको भूल ही गया है। क्यों भाई, कितने दिन बाद दर्शन दे रहे हो? बहुत व्यस्त हो गए हो, और इतने व्यस्त हो गए कि हमारी दुकान में ही आने तक का वक्त नहीं है तुझे। हैं? कहाँ बिजी है आजकल? हैं? बता बता। अरे अब क्या कहूँ मुरली, तू जानता है ना, किशन लाल बाबू की फैक्ट्री का सारा काम मेरे जिम्मे है, इसीलिए काम का थोड़ा दबाव रहता है, बस वही। हाँ, समझ गया। बड़े आदमी की बड़ी फैक्ट्री और बड़ी नौकरी तो बड़ा काम। समझ गया। अब तू बहुत बिजी हो गया है। अब तेरे पास अपने दोस्तों के लिए समय नहीं है, ये बोल और क्या। तू सच में पागल है मुरली। चाहे मैं कितना भी व्यस्त हो जाऊं, मेरे लिए मेरे परिवार और मेरे दोस्त सबसे पहले हैं। अच्छा बता, तू इतने दिन बाद आया है, चल दोनों मिलकर बढ़िया गरम गरम चाय पीते हैं चुस्कियों के साथ और गपशप करते हैं। चल ना। ओहो, आज मत कहे यार, आज नहीं हो पाएगा। 2-3 दिन बाद आराम से फुर्सत निकाल कर आऊंगा, तब जमकर चाय पियेंगे और खूब बातों पे बातें लड़ाएंगे, ठीक है? अरे यार तू भी ना, वैसे भी दुकान में मेरा समय कटता नहीं है, ऊपर से वो दास पाड़ा वाला आनंद है ना, अरे क्या कहूँ, उसके चक्कर में बड़ा झंझट में फंस गया हूँ। आनंद? क्यों? उसने क्या कर दिया? अरे क्या बताऊं यार, हर दिन कुछ न कुछ खरीदने के लिए आ जाता है और पैसे पूरे देता नहीं है। उस दिन मौका मिला तो मैंने भी उसे जमकर सुनाया। दिमाग खराब कर रखा है उसने। अरे ऐसे कितनी उधारी करता रहूं मैं उससे। हाँ, ये बात भी सही है। अच्छा, आनंद वैसे करता क्या है? मतलब खेत जोतकर घर चलाता है ना, गरीब आदमी है। तू अपमान क्यों करता है? अपमान मत करा कर उसका। अरे तो गरीब है तो मैं क्या करूं यार, मेरा भी तो घर है और इसी दुकान के सहारे तो मेरा घर चलता है सब कुछ। अब इसी दुकान से पैसे ना आएंगे तो फिर तो मुझे कलप होगी ना। इसीलिए पैसों को लेकर मैं कोई समझौता नहीं करता, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, सीधी बात। मुरली जब प्रणव से बातों में लग जाता है, प्रणव कोई बहाना बनाकर उससे विदा लेता है और वहाँ से चला जाता है। पीताम्बर और किशनलाल के बीच बहुत अच्छी दोस्ती थी। किशनलाल अक्सर पीताम्बर से मिलने और उसका हालचाल लेने उसके घर जाया करता था। आज सूरज किस दिशा में निकला है? तुझे तो अपनी फैक्ट्री से फुर्सत नहीं मिलती है, आज कैसे वक्त निकालकर मुझे देखने आ गया? मुझे पता है कि तू मुझसे नाराज है, लेकिन फैक्ट्री की जिम्मेदारियां, मजदूरों की तनख्वाह की चिंता, सब कुछ मिलाकर तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी बस। अच्छा, अब तबीयत ठीक है ना? हाँ, ये समझ ले कि किसी तरह से चल रहा है। और तू बता, पिछली बार जब आया था तब तो तू बीमार था, डॉक्टर को दिखाया कि नहीं दिखाया? अरे मैं डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता था, लेकिन मेरा बेटा बहुत जिद्दी है।
जब तक डॉक्टर से इलाज नहीं करवाया तब तक उसने मुझे छोड़ा ही नहीं। वाह वाह वाह, क्या बात है। सच में तू बहुत किस्मत वाला है जो तुझे आनंद जैसा बेटा मिला है। अरे भाई, आजकल के जमाने में जहाँ माँ बाप की परवाह नहीं करते बच्चे, वहां पे देख तेरा बेटा तेरा कितना ध्यान रखता है। ये बात तो सही है, मेरा बेटा बहुत अच्छा है। मेरी किस्मत तो वाकई में अच्छी है, लेकिन मेरे बेटे की किस्मत खराब है जो उसे मेरे जैसा बाप मिला। मैं कभी उसके लिए एक अच्छा पिता नहीं बन पाया। ऊपर से अब इस अपाहिज शरीर के साथ उस पर बोझ बनकर बैठा हूँ। ओहो, तू ऐसा क्यों सोचता है? हाथ से तो किस्मत में लिखे होते हैं, इसमें तेरा कोई दोष नहीं। और आनंद तुझसे बहुत प्यार करता है, तेरा आदर करता है। मुझे नहीं लगता कि उसने कभी तुझे बोझ समझा है। जानता है मित्र, इंसान की जिंदगी का सबसे बुरा पल कौन सा होता है? जब हर पल उसे ये याद दिलाता है कि वो अपने ही बच्चों पर बोझ बन गया है। खुद को बहुत नाकाम महसूस करता हूं मैं मित्र। अरे, तू बेवजह खुद को दोष दे रहा है। इसमें तेरा कोई कसूर नहीं है और बेटे का फर्ज होता है माता पिता की सेवा करना, और आनंद ये फर्ज बखूबी निभा रहा है। इसमें खुश होना चाहिए, तू दुखी हो रहा है। पीताम्बर अपने जीवन के दुख किशनलाल से बांटता है और किशनलाल उसे ढाढ़स बंधाता है। मुरली हमेशा आनंद से बुरा बर्ताव करता था, लेकिन उसकी पत्नी शारदा का आनंद के साथ बहुत अच्छा रिश्ता था। शारदा आनंद को दादा कहकर बुलाती थी। आनंद दादा, घर पर हो? जरा बाहर आओ ना। अरे सरदा, इस अंधेरे में मेरे घर के सामने क्या कर रही है? अच्छा, अंदर आ, आजा, बैठ। नहीं दादा, अब बैठने का समय नहीं है। तुम्हारे बिना नहीं खा सकती, इसलिए तुम्हारे और काका के लिए थोड़ा ले आई। अरे पागल, इतनी मेहनत क्यों की मेरे लिए? चल, अब जब ला ही दिया है तो ला दे। अब मैं चलती हूँ, वो घर पर नहीं है। लौटे तो अगर मुझे घर पर नहीं पाया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। शारदा आनंद से विदा लेकर घर लौट रही थी, लेकिन रास्ते में मुरली उसे आनंद के घर से निकलते देख लेता है। मुरली की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और शारदा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अरियो सरदा, तू इस अंधेरे में शाम को आनंद के घर क्यों गई थी? पहले घर चलो ना, फिर सब समझा दूंगी। नहीं, जब तक तू मेरे सवाल का जवाब नहीं देगी मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा। बता। दरअसल वो मुझे अपनी बहन जैसा मानता है। मैंने कुछ पिट्ठे बनाए थे तो सोचा थोड़ा सा आनंद दादा को दे आऊं। अरे तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे नजरों के सामने उस भिखारी से रिश्ता बना रही है, कुलचा कुलटा कहीं की। ऐसा मत बोलो, आनंद दादा बहुत नेक इंसान है, उनके जैसा कोई नहीं। तो अब तू उसकी तरफदारी कर रही है। अरे चल तू घर आ, चल। कुछ दिन बीत जाते हैं। बारिश का मौसम शुरू हो चुका है। जोरों की बारिश के कारण प्रणव काम पर नहीं जा पा रहा था। ज्यादातर समय वो घर पर ही बिता रहा था, लेकिन फैक्ट्री का काम घर से ही किसी तरह चलता रहा। इस मेघा वाले दिन में अकेले घर में मन नहीं लगता, मेघा बरसे मेघा, ओ मेघा। अरे भाग्यवान, अरे भाई, अभी थोड़ी देर पहले दोपहर में ही तो खाना खाया है, अब फिर से तुम ये मुड़ी माखा लेकर आ गई हो। अरे मुझे खिला खिला कर मार दोगी क्या है? अपनी हालत देखी है, काम के बोझ में सूख कर कांटा हो गए हो। कुछ दिन घर पर रहो तो अच्छा खा पी कर थोड़ी ताकत तो पाओ। अच्छा ठीक है, अब जब बना ही दिया है तो बिंदु को भी बुला लो, साथ में मिलकर खाते हैं। तुम्हारी बेटी अब कहाँ उठेगी, पेट भर के खा पी कर रानी बनकर सो गई है। सुनो, तुमने शारदा की खबर सुनी? सरदा, मुरली की पत्नी ना? हाँ, क्या हो गया उसे? तुम्हें कुछ नहीं पता, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अच्छा,
बीमार है क्या? बीमार नहीं, शायद कुछ दिन पहले दोनों में झगड़ा हुआ था और उसी झगड़े में मुरली ने उसे इतना मारा कि वो अधमरी हो गई। क्यों करता है ऐसा? हाँ, आजकल सुनने में तो यही आ रहा है कि मुरली सबके साथ में बहुत ही बुरा बर्ताव करता है। बाजार के दुकानदारों तक ने उसके खिलाफ शिकायत की है। घर में झगड़ा होना आम बात है, लेकिन इस तरह हैवानियत करना, ऊपर वाला ही जाने शारदा बचेगी या नहीं। अरे ऐसा ना कहो आस्था, बेचारी बच जाएगी। क्या कहें, इंसान को ऊपर से देखकर उसके अंदर क्या छिपा है ये बिल्कुल समझ नहीं आता। अब देखो मुरली को, कई लोग बाहर से अच्छे लगते हैं लेकिन अंदर एक दरिंदा छिपा होता है। तुम्हारा दोस्त मुरली भी दिन ब दिन उन्हीं दरिंदों की फहरिस्त में शामिल होता जा रहा है। वो दोनों बारिश की फुहारें देखते हैं, लेकिन दिल में शारदा की चिंता बनी रहती है। एक दिन किशनलाल बाजार गया। मुरली उसे देखते ही सामने आ खड़ा हुआ, लेकिन किशनलाल मुरली को देखकर चिढ़ गया, क्योंकि मुरली किशनलाल का बहुत ही नापसंद व्यक्ति था। लेकिन किशनलाल की अपार दौलत के कारण लालची मुरली हमेशा उसकी खुशामद करने की कोशिश करता रहता। प्रणाम किशनलाल बाबू, प्रणाम प्रणाम। आज आप इस बाजार में आए हैं, आपको देखकर तो मैं खुद को धन्य समझ रहा हूँ। क्यों भाई, क्या मैं कोई भगवान हूँ या फिर जिन्न हूँ जो मुझे देखकर धन्य हो गए? आप तो मजाक भी बहुत अच्छा करते हैं। अच्छा, क्या आप बाजार करने आए हैं? तो आइए मेरी दुकान पर। आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, आप आइए आइए आइए। अरे भाई, मैं कहाँ से खरीदारी करूँगा, ये मेरा फैसला है। क्या मैंने कहा कि मैं तुम्हारी दुकान से खरीदारी करना चाहता हूँ? और वैसे भी मेरे पास इतनी हैसियत है कि मुझे किसी से मुफ्त में कुछ लेने की जरूरत नहीं है। जो लूंगा पैसे से लूंगा। हाँ। अरे आप तो मेरे बड़े हैं, इसीलिए मैंने बस सम्मान के नाते कहा। तुम्हारे इस सम्मान की मुझे कोई जरूरत नहीं है। मेरी अपनी पसंद की दुकानें हैं, मैं वहीं से सामान खरीदूंगा। और पहले जाकर अपनी पत्नी को सम्मान देना सीखो, फिर दूसरों को सम्मान देना। बड़े आए। बूढ़ा लोमड़ी कहीं की, पैर लटके हैं कब्र में और जवान चल रही है चपड़ चपड़। खुद की बीवी तो कब की मर गई और मुझे बता रहा है कि पत्नी को कैसे रखूं। बेटा तेरा भी समय आएगा, रुक जा। प्रणव की बेटी बिंदु के स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम था। कार्यक्रम में प्रणव और आस्था दोनों ही गए। कार्यक्रम के बाद तीनों एक साथ घर लौट रहे थे। हम तो पढ़ाई नहीं कर पाए, लेकिन आज अपनी बेटी के बहाने स्कूल की कुछ खुशियां देख पाए। अरे आस्था, ये तो बस शुरुआत है। मेरी बेटी जब बड़ी होगी ना, तो वो हमें देश विदेश घुमाएगी, देखना तुम। देश विदेश घुमाने की जरूरत नहीं, बस अच्छी इंसान बन जाए, यही काफी है। तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा बेटी। मैं पूरे गांव में गर्व से कहता हूँ कि मैं एक डॉक्टर का बाप हूँ। कितने दिनों बाद हम सब साथ में घूमे, खुशी मनाई। परिवार के साथ बिताया गया ये छोटा सा पल ही सबसे खूबसूरत यादें बन जाती हैं। और जब जिंदगी के सबसे मुश्किल वक्त में हमारे अपने हमारे साथ होते हैं, तब वही कठिन वक्त भी आसान लगने लगता है। पापा, जो मर जाते हैं क्या वो आसमान के तारे बन जाते हैं? अरे तुम अचानक से ऐसा अजीब सा सवाल क्यों पूछ रही हो? ऐसा सवाल नहीं पूछते बेटा। आपने ही तो कहा था कि दादू दादी तारे बन गए हैं और वो ऊपर से हमें देख सकते हैं। हाँ, सही कहा तुमने। वो हमें जरूर देखते हैं, हम जो बोलते हैं वो सुन भी सकते हैं। तो अगर मैं कभी तारा बन जाऊं तो मैं भी आपको ऊपर से देखूंगी, है ना? छी बिंदु, ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारे सामने तो पूरी जिंदगी पड़ी है, फिर कभी ऐसी बात मत कहना। मुझे नहीं पता क्यों ये बात अचानक दिमाग में आ गई, माफ कर दो, अब मैं कभी ऐसा नहीं कहूंगी। आस्था और प्रणव दोनों ही बिंदु की बात सुनकर डर जाते हैं, लेकिन फिर भी बात को सामान्य तरीके से टाल देते हैं। मुरली की तरह ही एक और बेईमान व्यापारी था भानु।
वो बहुत लालची और चालाक था। पहले भी कई बार उसे मिलावटी खाद्य सामग्री बेचने के जुर्म में जेल जाना पड़ा था, लेकिन फिर भी उसने अपने गलत काम बंद नहीं किए। भानु और मुरली में गहरी दोस्ती थी, इसलिए भानु ने मुरली को सलाह दी कि वो अपनी दुकान की सब्जियों और खाद्य सामग्री में हानिकारक दवाइयाँ मिलाया करे। मेरी बात सुन, तू जो काम बता रहा है वो बहुत खतरनाक है। तू खुद कुछ दिन पहले इसी चक्कर में पुलिस के हाथों पकड़ा गया था। अगर मुझे भी थाने जाना पड़ा तो मेरी तो सारी इज्जत चली जाएगी, समझ रहा है ना? अरे अरे, मैं तुझे कब से क्या समझा रहा हूँ, तू कुछ समझ ही नहीं रहा। हाँ, मैं जेल गया था, लेकिन सिर्फ 3 दिन में छूट के भी तो आ गया। पैसा खिलाया, पुलिस ने मुझे निर्दोष घोषित कर दिया, हो गया। ओहो, सब ठीक है, लेकिन अगर कोई बड़ा हादसा हो गया तो? अरे कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तेरे साथ। उल्टा अगर तू मेरी दी हुई दवा सब्जी में मिलाएगा तो सब्जी जल्दी उगेगी और स्वादिष्ट भी लगेगी। बिक्री इतनी बढ़ेगी कि तू देखते ही देखते लाखों कमा लेगा, लाखों। और जब पैसा आता है तो सब हो जाता है। वैसे तेरी बातें सुनकर दिल खुश तो हो गया। अब तू तो जानता ही है कि मैं पैसों के लिए कितना पागल हूँ। हाँ, लेकिन मन के कोने में कहीं एक डर भी है। अगर कहीं कोई मुसीबत आई तो तू मेरा साथ तो देगा ना? हाँ बिल्कुल दूंगा भाई, बिल्कुल। ये भी कोई कहने वाली बात है? तू बस मेरी बात मान ले। अगर तुझे कोई फायदा नहीं हुआ तो मैं अपनी दुकान ही बंद कर दूंगा। ले, मैंने जबान दे दी, अब बोल। धीरे धीरे मुरली भी भानु जैसा ही चालाक बन गया। वो रोजाना अपनी सब्जियों और खाद्य सामग्री में हानिकारक दवाएं मिलाने लगा ताकि उनका स्वाद और तेजी से बढ़े। जैसा भानु ने कहा था वैसा ही हुआ। मुरली की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। एक तरफ मुरली मिलावटी खाने का सामान बेचकर खूब पैसा कमा रहा था, दूसरी तरफ उसी मिलावटी खाने से गांव के छोटे बड़े कई लोग बीमार पड़ने लगे थे। उन्हीं में से एक था पीताम्बर। अचानक उसके पेट में जबरदस्त दर्द हुआ और फिर धीरे धीरे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। बहुत इलाज करवाने के बाद भी वो ठीक न हो पाया। अपने प्रिय दोस्त की तबीयत की खबर पाकर किशनलाल उसे देखने दौड़ा चला आया। अरे ये अचानक से गांव में पता नहीं कौन सी महामारी फैल गई है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अस्पतालों में एक भी जगह खाली नहीं है। बच्चों से लेकर बूढ़े तक सबको पेट की भयंकर समस्या हो रही है। कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, कितनी कोशिश की, लेकिन पापा की हालत में कोई सुधार ही नहीं हो रहा। कई दिनों से ठीक से खाना भी नहीं खा पा रहे हैं बेचारे। हाँ भाई, अब तो खाने पीने में बहुत सावधानी बरतनी होगी। पेट की बीमारी शायद खाने से ही हो रही है, मुझे तो यही लग रहा है। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है कि मेरे दिन अब पूरे हो गए हैं। अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, तुम लोग मुझसे विदा ले लो। अरे 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 अरे, ऐसी बातें मत कर भाई। मैं और आनंद तुझे कोलकाता लेकर चलेंगे, वहाँ तुझे और अच्छे डॉक्टर से दिखाएंगे, इलाज करवाएंगे। मैं डॉक्टर से भी बात कर चुका हूँ, लेकिन उन्होंने कहा है कि पापा की जो हालत है उसमें शहर जाकर भी ज्यादा उम्मीद नहीं है। हाँ, किशन, तुझसे मेरी एक छोटी सी विनती है। अरे विनती क्यों, तू तो बस बोल बोल, तुझे क्या चाहिए, बोल। अगर मैं इस दुनिया में ना रहूं तो आनंद की जिम्मेदारी मैं तुझे सौंपता हूँ। तो उसे एक पिता की तरह संभालना, यही मेरा तुझसे आखिरी अनुरोध है। समय बीतता गया और पीताम्बर की हालत और खराब होती गई। अंत में बहुत संघर्ष के बाद पीताम्बर मौत के सामने हार मान गया। आनंद के सिर से आखिरी छाया भी उठ गई और पीताम्बर इस दुनिया को अलविदा कह गया। पीताम्बर की मृत्यु के कुछ ही दिनों बाद ठीक उसी तरह प्रणव की बेटी बिंदु बीमार पड़ गई।
गांव के डॉक्टरों को दिखाने के बाद भी जब कोई असर नहीं हुआ तो प्रणव उसे शहर के डॉक्टरों को दिखाने ले गया, लेकिन वहां भी कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। बिंदु की हालत भी दिन ब दिन पीतांबर जैसी होती गई। प्रणव और आस्था दोनों टूट चुके थे। कई दिनों से बच्ची सिर्फ पानी पी रही है, कुछ भी नहीं खा रही। ऐसे में वो और भी कमजोर होती जा रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं डॉक्टर से बहुत विनती कर चुका हूँ आस्था, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भी समझ नहीं पा रहे हैं कि अचानक से ऐसा क्या हो गया है। जैसे कोई नया अभिशाप आ गया है हमारे जीवन में। अब हम क्या करेंगे? आस्था शांत हो जाओ, ऊपर वाले पर भरोसा रखो। इतनी आसानी से हार नहीं मान सकते हैं। मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा, लेकिन अपनी बेटी को ठीक करके रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा। माँ पापा, मेरे हाथ थोड़ी देर के लिए और पकड़ कर रखो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। पापा, मैं तारों के देश में तुम्हारा इंतजार करूंगी, तुम आओगे ना? नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। तुम जल्दी ठीक हो जाओगी, घर लौटकर फिर से खेलोगी, पढ़ाई करोगी, हमसे बातें करोगी और बड़ी होकर डॉक्टर बनोगी। तुम्हारे लिए एक बहुत खूबसूरत जीवन इंतजार कर रहा है बेटा, ऐसा ना कहो बेटा। माँ पापा, तुम लोग खुश रहना। मैं जल्दी ही उस देश में तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैं तारा बनकर तुम्हें देखूंगी। अचानक बिंदु की आंखें बंद हो जाती हैं। प्रणव और आस्था उसे बार बार पुकारते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। वो समझ जाते हैं कि बिंदु अब इस दुनिया में नहीं रही। सारी उम्मीदों को तोड़कर बिंदु दुनिया से विदा ले लेती है। प्रणव और आस्था अपनी मृत बेटी को लेकर गांव लौटते हैं और उसका अंतिम संस्कार करते हैं। बिंदु की मृत्यु के बाद पूरे गांव में दुख का साया छा गया। एक एक करके कई लोग मरने लगे। ये सब एक सामान्य महामारी जैसा लग रहा था, लेकिन किशन लाल को कुछ शक हुआ। वो पुलिस और कुछ डॉक्टरों से बात करता है और उनसे अच्छे से जांच करने की विनती करता है। जांच में पता चलता है कि जिन लोगों की मौत हुई उनके शरीर में एक जहरीला रसायन पाया गया। किशन लाल का शक सही साबित होता है। पुलिस और सख्ती से जांच शुरू करती है और आखिरकार मुरली पर शक जमता है। मुरली बुरा हो सकता है, लेकिन इतना घिनौना काम करेगा ये तो मुझे भी नहीं लगता। हाँ प्रणव, लेकिन कल पुलिस उसके घर और दुकान पर छापा मारेगी, तभी सच्चाई सामने आएगी। अगर सच में उसने ऐसा कुछ किया है तो जो सजा उसे मिलेगी वो भी कम होगी। अगली सुबह पुलिस मुरली के घर और दुकान को घेर लेती है। तलाशी में पुलिस को उसके घर से एक रासायनिक दवा की बोतल मिलती है, वही रसायन जो मरे हुए गांव वालों के शरीर में पाया गया था। पापा, मैं तारा बनकर तुम्हें देखूंगी, तारों के देश में तुम्हारा इंतजार करूंगी, तुम आओगे ना? आऊंगा बेटा, आऊंगा, बहुत जल्द तुम्हारे पास आऊंगा। प्रणव भाई, हम लोग कभी अच्छे दोस्त नहीं थे, लेकिन मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। मैंने भी अपने पापा को खोया है। मुरली पर कितना भरोसा किया और उसी के कारण मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई। उसे क्या मिला हमारा इतना बड़ा नुकसान करके? उसे क्या मिला ये तो नहीं पता, लेकिन हमने जो खोया उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं। मुरली का लालच सिर्फ उसका जीवन ही बर्बाद नहीं करता, बल्कि आनंद और प्रणव की जिंदगी से उनके प्रियजनों को भी छीन लेता है। वो जीवन भर इस दुख के साथ जीते हैं।